नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर बुलाई गई बैठक में नहीं आए बीजेपी और आजसू। बता दें कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से 24 मार्च तक होता है। सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने और लोगों की अधिक से अधिक समस्याओं को सदन के माध्यम से समाधान कराने के उद्देश्य से विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, राजद कोटे के मंत्री सत्यानंद भोक्ता, माले विधायक विनोद सिंह, निर्दलीय विधायक सरजू राय मौजूद रहे। बैठक में एक बार फिर प्रमुख विपक्षी दल भाजपा आजसू के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। इस दौरान सरहुल पर्व के कारण पत्र की कार्यसूची में परिवर्तन पर चर्चा हुई। इस पर अंतिम निर्णय सत्र के पहले दिन होने वाले कार्य मंत्रणा की बैठक में लिया जाएगा। बता दें कि विपक्ष की गैर मौजूदगी पर मुख्यमंत्री ने सवाल खड़े किए हैं। जमीन में गाड़ कर रखो पैसा, बैंक में नहीं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जनता को क्यों दे डाली ऐसी सलाह। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अजीबोगरीब बयान दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनसभा में मौजूद लोगों से कहा कि अपना पैसा जमीन में गाड़ दो लेकिन बैंक में मत रखो। उन्होंने कहा कि आज भरोसा नहीं है कि कौन सा बैंक कब डूब जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आजाद भारत का सबसे बड़ा पैसा घोटाला मोदी सरकार में हुआ है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, पता नहीं कौन सा बैंक कब डूब जाए। कहा कि बैंक वालों का हाथ पांव कांप रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मैंने शुरू में गांव देहात के किसान और मजदूरों से कहा था कि आप लोग अपना पैसा बैंक में मत रखिए। आजकल बैंक लगातार डूब रहा है। मैंने लोगों से कहा कि प्लास्टिक में भरकर पैसा जमीन में गाड़ दो लेकिन बैंक में पैसा मत रखो। उन्होंने कहा कि आज हालात ऐसे हैं कि बैंक वाले पैसा कब लेकर गायब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग यही काम किया था, बक्से के नीचे, कपड़े के अंदर और चावल के बोरे में पैसा रख देते थे। कम से कम जितना रखते थे उतना मिल जाता था, आज वो भी नहीं मिलता। AK-47 बरामदगी मामले में बढ़ी सीएम हेमंत सोरेन के प्रभारी की मुश्किल, ईडी ने भेजा समन। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं के चर्चित और सक्रिय पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश के घर से AK-47 बरामदगी मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सुरक्षा प्रभारी विमल कुमार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। ईडी ने विमल कुमार को समन किया है। रांची स्थित ईडी के जोनल ऑफिस में तलब किया गया है। बता दें कि प्रेम प्रकाश के हरमो स्थित घर से जिन 2 कांस्टेबल की राइफल मिली थी वे मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा में तैनात थे। ईडी को संदेह है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से प्रेम प्रकाश के बॉडीगार्ड के रूप में तैनात किया गया था। मामला दरअसल 24 अगस्त 2022 का है। साहेबगंज में हुए 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में ईडी ने प्रेम प्रकाश के अरगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत हरमो स्थित घर पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान प्रेम प्रकाश की घर की अलमारी में 2 AK-47 राइफल और 60 जिंदा कारतूस मिले थे। इस सिलसिले में ईडी ने अरगोड़ा थाने को जांच करने को कहा था। रांची पुलिस ने बाद में आधिकारिक बयान जारी करके बताया कि हथियार सीएम आवास की सुरक्षा में तैनात 2 कांस्टेबल के हैं। झारखंड में पेयजल संकट पर एक सप्ताह में तैयार होगा एक्शन प्लान। प्यासी हैं हजारों की आबादी। बता दें कि झारखंड में गर्मी में पेयजल की किल्लत न हो, इसके लिए सरकार अभी से सतर्क हो गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने पेयजल आपूर्ति की सभी व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए एक सप्ताह में एक्शन प्लान बनाकर उसे क्रियान्वित करने का निर्देश दिया है। सचिव ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक करते हुए सभी नगर आयुक्त, नगर पार्षद व नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों व जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के विशेष पदाधिकारी को यह निर्देश दिया। नगर विकास सचिव ने राज्य भर के शहरों में बंद HYDT बोरिंग को दुरुस्त कराने का निर्देश भी दिया है। संसाधनों को दुरुस्त करने के लिए जरूरी टीमों को संख्या बढ़ाने की भी ताकीद की। साथ ही सभी नगर निकाय को एक टोल फ्री नंबर जारी करने और जलापूर्ति को लेकर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है। मानव तस्करों के साथ बिकने को मजबूर 90% आदिवासी बच्चियां, क्या होता है इनका। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में मानव तस्करी का शिकार होने वाली बच्चियों में 90% आदिवासी हैं, वहीं 10% दलित समुदाय से हैं। झारखंड से मानव तस्करी को लेकर यह जानकारी डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान द्वारा किए गए शोध से मिली है। TRI के लिए यह शोध मानव तस्करी पर काम करने वाली संस्था भारतीय किसान संघ ने किया है। TRI की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड से ज्यादातर बच्चियों को दिल्ली, हरियाणा व पंजाब पहुंचा जाता है। इसके अलावा उन्हें बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम भी भेजा जाता है। हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में यह जबरन शादी के लिए बेची जाती है, जबकि अन्य राज्यों में इनकी ट्रैफिकिंग घरेलू काम के लिए होती है। इन राज्यों में इन्हें प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से खरीदा बेचा जाता है। यूपी में कालीन उद्योग के लिए झारखंड के बच्चों की काफी तस्करी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी के शिकार इन बच्चियों में 30% हाई स्कूल तक पढ़ी होती है, जबकि 30% मिडिल और 14% प्राइमरी पास, 26% अशिक्षित हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के कालीन उद्योग में पलामू गढ़वा जिले के 11,000 बाल मजदूर कार्यरत हैं।
5 मेडिकल कॉलेजों में 161 शिक्षकों की होगी नियुक्ति, ऐसे करे आवेदन। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में संचालित मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर के पदों की अत्यावश्यक रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने NMMCH धनबाद, MGMCH जमशेदपुर, फूलझानो मेडिकल कॉलेज दुमका, मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू और शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग में प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर के 161 पदों पर संविदा पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे हैं। सभी पदों पर वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर नियुक्ति होगी। इसके लिए रिम्स रांची के प्रशासनिक भवन में 4 मार्च की सुबह 11:30 पर वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक त्रिवेदी ने बताया कि सभी पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। मंत्रिपरिषद के अनुसार प्रोफेसर को 2.5 लाख एवं एसोसिएट प्रोफेसर को 2 लाख रुपए मानदेय दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए www.jharkhand.gov.in/health से प्राप्त की जा सकती है। 300 के पानी 35,000 के शर्ट और 6 बंगले, अरबपति इंजीनियर से ईडी ने पूछा और क्या क्या है। बता दें कि ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। जांच एजेंसी उनकी संपत्ति और उनके स्रोतों का पता लगाने में जुट गई है। उनके तहत ईडी ने राज्य सरकार के कार्मिक विभाग को पत्र लिखकर उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। साथ ही एसीबी से वीरेंद्र से जुड़े मामलों की जाँच रिपोर्ट समेत कई दस्तावेज मांगे हैं। गौरतलब है कि अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक वीरेंद्र राम के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को 40 लाख रुपए नगद, 1.50 करोड़ रुपए की ज्वेलरी, 7 लग्जरी गाड़ियां और 6 आलीशान बंगले मिले हैं। यही नहीं, सरूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंजीनियर और उसका बेटा 35,000 रुपए के शर्ट पहनते थे, 300 रुपए प्रति लीटर की कीमत का पानी पीते थे। इससे पहले ईडी ने वीरेंद्र को रिमांड पर लेने के बाद शुक्रवार को पूछताछ की। ईडी ने वीरेंद्र से सरकारी ठेकों में कमीशन व इससे मिली राशि नेताओं व नौकरशाहों को देने पर जानकारी ली। सूत्र के अनुसार पूछताछ में वीरेंद्र ने राज्य के कई बड़े नेताओं व नौकरशाहों के नाम भी बताए हैं। ईडी यह भी पड़ताल कर रही है कि ग्रामीण विकास विभाग व ग्रामीण कार्य विभाग में वीरेंद्र के चीफ इंजीनियर रहने के दौरान कौन कौन सी योजनाएं निकली, इसका आकार कितने का था, साथ ही टेंडर किन्हें मिला, चीफ इंजीनियर रहते वीरेंद्र ने कितने करोड़ की योजनाओं को टेंडर किया, इसका विवरण भी ईडी ने संबंधित विभागों से मांगा है। कैश कांड, तीनों कांग्रेसी विधायकों की याचिका पर फैसला सुरक्षित, आगे क्या होगा। दरअसल आपको बता दें कि कैश कांड के आरोपी कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, रयेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगाड़ी की याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद शुक्रवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। तीनों विधायकों के खिलाफ सरकार गिराने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाते हुए रांची के अरगोड़ा थाने में 0 FIR दर्ज कराई गई थी। कांग्रेस के ही विधायक अनूप सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसे कोलकाता पुलिस को हस्तांतरित कर दिया गया। तीनों विधायकों ने 0 FIR दर्ज करने और उसे कोलकाता पुलिस को ट्रांसफर करने की चुनौती दी है। इस मामले में पूर्व में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कोलकाता पुलिस को जांच जारी रखने को छूट दे दी है, लेकिन आरोप पत्र दाखिल करने पर रोक लगाई है। तीनों विधायकों ने अरगोड़ा थाने में दर्ज 0 FIR को कोलकाता पुलिस को हस्तांतरित करने को गलत बताया और उसे रद्द करने का आग्रह किया है। विधायकों की ओर से कहा गया है कि प्राथमिकी का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। बता दें कि झारखंड के तीनों कांग्रेसी विधायकों को कोलकाता पुलिस ने 30 जुलाई 2022 को हावड़ा के पंचला में 49.37 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। रामगढ़ का रन, आज थमेगा प्रचार, 27 को जनता EVM में कैद करेगी NDA UPA की किस्मत। बता दें कि रामगढ़ विधानसभा चुनाव का प्रचार शनिवार शाम थम जाएगा। सोमवार 27 फरवरी को यहां वोट डाले जाएंगे। 2 मार्च को वोट की गिनती होगी। उपचुनाव जीतने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार के एक दिन पहले तक पूरी ताकत झोंक दी। पिछले एक पखवाड़े से रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में झामुमो, कांग्रेस, राजद, झापा, भाजपा और आजसू सहित कई दलों के नेताओं ने खूब प्रचार किया। इस चुनाव में कांग्रेस और आजसू पार्टी के उम्मीदवारों के बीच सीधी लड़ाई होती दिख रही है। कुछ अन्य छोटे दल भी इस उपचुनाव में अलग अलग स्थानों पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड में पिछले 3 साल के दौरान यह 5वां उपचुनाव होने वाला है। 2020 के बाद हुए अब तक 4 उपचुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन को जीत मिली है। खाली हुई 4 सीटें 2019 के विधानसभा चुनाव में जिनके खाते में थी, उपचुनाव में ये सीटें उनके ही खाते में गई। अब इस बार उपचुनाव में सीट बचाने और छीनने गिरिडीह पुलिस ने अवैध कोयला कारोबारी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 24 बाइक के साथ 3 गिरफ्तार। बता दें गिरिडीह पुलिस ने अवैध कोयला कारोबारी के खिलाफ 25 फरवरी की सुबह बड़ी कार्रवाई की है। SDPO अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में आज सुबह की गई छापेमारी के दौरान मुफस्सिल थाना इलाके में ओपन कास्ट में कोयला लदी 16 बाइक व 1 स्कूटी, बेंगाबाद में 4 और पचम्बा से अवैध कोयला लदी 3 बाइक जब्त की गई है। इस दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार लोगों को पचम्बा थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इधर पुलिस की इस कार्रवाई के बाद कोयला माफियाओं में हड़कंप मच गया है। मतलब कि CCL कोयलरी इलाके में लगातार रात के अंधेरे में कोयला माफियाओं द्वारा बड़े पैमाने पर कोयला के चोरी कर तस्करी की जा रही है। इसी सूचना के बाद SDPO अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया और यह कार्रवाई की गई। इस बाबत SDPO श्री सिंह ने बताया कि अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
G20 समिट, 150 डेलीगेट आएंगे रांची, भोजन पानी की होगी जांच, रेडिएशन ब्लू में तैनात रहेगी डॉक्टरों की टीम। मतलब कि 2 एवं 3 मार्च को झारखंड की राजधानी रांची में G20 के प्रतिनिधियों की बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में शामिल होने के लिए लगभग 150 डेलीगेट्स रांची आएंगे। इन सभी प्रतिनिधियों के भोजन पानी की जांच की जाएगी। इसे लेकर रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने रांची के सिविल सर्जन को डॉक्टरों की टीम को प्रतिनियुक्त रहने को कहा है। डॉक्टरों की टीम न सिर्फ रेडिएशन ब्लू में तैनात रहेगी बल्कि 3 मार्च को रामगढ़ जिले के पातरातू लेक रिजोर्ट में भी खाद्य पदार्थों एवं पेयजल पदार्थों की जांच के लिए सुबह 8 बजे से रांची वापस तक चिकित्सकों की टीम मौजूद रहेगी। G20 की बैठक में शामिल होने वाले प्रतिनिधि होटल रेडिएशन ब्लू में 1 से 4 मार्च 2023 तक ठहरेंगे। प्रतिनिधियों को खाने पीने के लिए खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ की जांच को लेकर 3 पालियों में चिकित्सकों की टीम की प्रतिनिधित्व का निर्देश रांची के उपायुक्त द्वारा सिविल सर्जन को दिया गया है। 3 शिफ्ट में डॉक्टरों की टीम तैनात रहेगी और भोजन व पेय पदार्थों की बारीकी से जाँच करेगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।